अमित शाह ने खुद चिराग पासवान को बुलाया है और बंद कमरे में दोनों के बीच 1 घंटे का वार्तालाप हुआ है। चिराग पासवान को बीजेपी कभी भी बिहार में 6 लोकसभा सीट से कम नहीं देगी। चिराग पासवान को दरकिनार बीजेपी कभी नहीं कर सकती है, क्योंकि चिराग अभी तक कोई भी ऐसा एक्टिविटी नहीं किए हैं जिससे ये बात लगे कि वो महागठबंधन की तरफ आकर्षित हैं। बीजेपी ये जान रही है कि चिराग पासवान को अगर एनडीए में हम शामिल कराते हैं तो वो 6% जो बिहार के दुसाध वोटर हैं, जो पासवान वोटर हैं, वो पूरी तरीके से गोलबंद हो जाएंगे एनडीए के साथ। चिराग किसी भी कीमत पर अब अपने चाचा को एडजस्ट नहीं करना चाह रहे हैं, ना तो पार्टी में और ना ही तो अब गठबंधन। वो अगर अकेले भी लड़ गए लोकसभा 30-40 सीट पर तो बहुत पार्टियों को डैमेज कर जाएंगे। हर लोकसभा सीट पर 25 से 30 हजार वोट कटवा देंगे तो किसी को नुकसान हो जाएगा। भाई नियन ही तो भाई नियन दुश्मन, मतलब भाई के जैसा। अगर आपका भाई आपके साथ हो, लक्ष्मण के जैसा, तो आप लंका फतह कर सकते हैं, और अगर आपका भाई विभीषण की तरह हो तो लंका को आप जलवा सकते हैं। मुकेश सहनी को जोड़ना है एनडीए से, और ये इनिशिएटिव मुकेश सहनी नहीं ले रहे हैं, खुले तौर पे बता रहा हूं, ये इनिशिएटिव बीजेपी ले रही है। 40 में कम से कम 25-26 सीट मेंटेन कर लें ताकि लोकसभा का रास्ता इनका क्लियर रहे। इसके लिए मुकेश सहनी को जोड़ना जरूरी है। बहुत से बहुत अगर महागठबंधन में रहे मुकेश सहनी तो यही होगा कि 1 सीट इनको दे दिया जाएगा, कोई भी, वही सहरसा और सिमरी बख्तियारपुर वाला सीट जो है इनको दिया जाएगा कि आप वहां से लड़ लीजिए। लेकिन अगर एनडीए में ये आते हैं तो ये पक्के तौर पर है कि इनको कम से कम 3 और अधिक से अधिक इनको 4 सीट एनडीए दे सकता है। देखिए, सुबह सवेरे आज हम आपको एक बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर इसलिए क्योंकि जहां एक तरफ बिहार के राजनीति में उठापटक मची हुई है, वहीं दूसरी तरफ बिहार में एक और उठापटक मची हुई है। उस बारे में भी आपको बताएंगे। आज विश्वकर्मा पूजा है, अच्छा दिन भी है, और ये खबर भी आपको सुनने के बाद कहीं ना कहीं अच्छा लगेगा। चिराग पासवान की बात हम लगातार कर रहे हैं पिछले कई दिनों से एनडीए में वापसी को लेकर के, तो ये खबर पे अब कहीं ना कहीं मुहर लगते हुए नजर आ रही है। खबरें ये आ रही हैं कि अमित शाह से उनकी मुलाकातें भी हुई हैं। इस तमाम चर्चा पे विस्तृत जानकारी के लिए हमारे सहयोगी उदित आर्यन जी हैं, इनसे चर्चा करेंगे, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले वो खबर किया कि एनडीए में चिराग की वापसी होने वाली है। उसके बाद तमाम बिहार के मीडिया जगत में वो खबरें फैलने लगी। अब कहीं ना कहीं इस खबर पे मुहर लगने वाली है। उदित जी, क्या खबरें आ रही हैं चिराग पासवान को लेकर के? देखिए, चिराग पासवान, हम पहले बता दें कि इस वीडियो में हम सिर्फ चिराग पासवान की नहीं, मुकेश सहनी का भी चर्चा करेंगे। रत्नेश, मुकेश सहनी का चर्चा भी बहुत रेलेवेंट है बिहार में। और चिराग पासवान के बारे में मैंने 30 अगस्त को खबर किया था, आप ही के साथ किया था और विहान के साथ मैंने किया था शायद, जिसमें हमने ये बात पक्के तौर पर बताया था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में, सेंट्रल मिनिस्ट्री में बहुत जल्द एंट्री मारने वाले हैं चिराग पासवान। अब देखिए, इसका प्रारूप जो है वो लगभग तैयार हो गया है। 2 दिन पहले हिंदी दिवस था, सभी लोग हिंदी साहित्य का दिवस मना रहे थे। उसी दिन सूरत में, गुजरात में सूरत है, वहां सूरत में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, और राजभाषा का जो संसदीय समिति है उसके सदस्य चिराग पासवान भी हैं, गृह मंत्री भी उसमें है, मतलब अमित शाह भी उसमें है। तो अमित शाह भी सूरत पहुंचे हुए थे और चिराग पासवान भी पहुंचे हुए थे सूरत, और भी कई लोग थे, सिर्फ यही दोनों सांसद और मंत्री नहीं थे, कई लोग उसमें पहुंचे हुए थे। लेकिन जो खबरें हम तक आई हैं, और पक्की तौर पर हम ये बात दावे के साथ बता सकते हैं कि करीब कार्यक्रम के बाद, वो जो कार्यक्रम खत्म हुआ उसके बाद अमित शाह ने खुद चिराग पासवान को बुलाया है और बंद कमरे में दोनों के बीच 1 घंटे का वार्तालाप हुआ है। और बात अब इसी पर तय हो रहा है कि देखिए, 2024 में तो बिहार बीजेपी अलग थलग पड़ी हुई है। जनाधार की अगर हम बात कर लीजिए, कास्ट पॉलिटिक्स की बात कर लीजिए, इसको जातिगत राजनीति कहते हैं, तो उस दृष्टिकोण से तो बीजेपी बहुत कमजोर है बिहार में अभी। तो इसको किसी भी तरीके से दलित वोट जोड़ना होगा, सहनी वोट जोड़ना होगा, अति पिछड़ा वोट जोड़ना होगा जो ईबीसी कहलाता है। और चिराग पासवान को दरकिनार बीजेपी कभी नहीं कर सकती है, क्योंकि चिराग अभी तक कोई भी ऐसा एक्टिविटी नहीं किए हैं जिससे ये बात लगे कि वो महागठबंधन की तरफ आकर्षित हैं, या कभी भविष्य में, मतलब निकट भविष्य में आप कहिए, अब 20 साल बाद क्या होगा कोई नहीं जानता है, लेकिन निकट भविष्य में वो महागठबंधन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। चिराग पासवान पर उन्होंने माफ कीजिएगा, तेजस्वी यादव पर उन्होंने तंज कसा, नीतीश कुमार पर तो उन्होंने क्या कुछ नहीं कह दिया, अभी तक खूब हमलावर रहते हैं। तो ये तमाम बातों को बीजेपी नोट कर रही है, और बीजेपी ये जान रही है कि चिराग पासवान को अगर एनडीए में हम शामिल कराते हैं तो वो 6% जो बिहार के दुसाध वोटर हैं, जो पासवान वोटर हैं, वो पूरी तरीके से गोलबंद हो जाएंगे एनडीए के साथ। 2019 में भी उसका परिणाम हमने देखा, 2014 में भी उसका परिणाम हमने देखा कि अगर दुसाध वोटर, देखिए बिहार के 2-3 लोकसभा ऐसे हैं, जैसे कि हाजीपुर हुआ,
जैसे आपको जमुई हुआ जहां से चिराग पासवान जीते हैं, इन सभी जगहों पर मतलब अच्छी खासी संख्या में 60,000 70,000 वोट जो है वो पासवान वोटर्स के हैं, और बड़ा मायने रखता है ये वोट। ये वोट अगर किधर भी जाएगा ना, तो वो अगर हार जीतता है ना भी कराए सीट का, तो मोमेंटम बना देता है, पॉलिटिकल मोमेंटम जिसको कहते हैं, कि एक वेव बनाता है कि ये प्रत्याशी जीत जाएगा, समझिए। तो इस दृष्टिकोण से चिराग पासवान को, मैंने पहले भी कहा है कि चिराग पासवान को बीजेपी कभी भी बिहार में 6 लोकसभा सीट से कम नहीं देगी, और यही बात भी हुआ है चिराग पासवान से। लेकिन मामला कहां पर फंसा है? मामला फंसा है उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के ऊपर। चिराग किसी भी कीमत पर अब अपने चाचा को एडजस्ट नहीं करना चाह रहे हैं, ना तो पार्टी में और ना ही तो अब गठबंधन में। वो किसी भी गठबंधन में जाए, उन्होंने इसके लिए शर्त भी रखा था भाई कि हम उसी गठबंधन का हिस्सा होंगे जिसमें पशुपति कुमार पारस जिसका हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन अमित शाह ने भी इस बात को लेकर समझाया है, आप समझाना कह लीजिए, या अमित शाह ने साफ शब्दों में कहा है कि भाई उनको रखना होगा। उनको रखने से क्या होगा कि जो 2-4% भी वोट इधर उधर जाने वाला होगा वो सब इंटैक्ट एनडीए में आ जाएगा। तो इस पर अभी तक हाँ या ना ये कुछ भी नहीं कहे हैं चिराग पासवान। उन्होंने ना ही इस पर हामी जताई है रत्नेश, और ना ही तो इस साफ लफ्जों में इनकार ही कर दिया है। मतलब एक होता है ना कि मान लीजिए हमारे आपके बीच बात चल रहा हो, आपका कोई बात अगर हमको पसंद नहीं है तो हम सीधा बोल देंगे नहीं हमको ये नहीं करना है। तो इस लहजे में भी चिराग पासवान ने कुछ नहीं कहा है। चिराग पासवान ने बजाबते इसके लिए एक ऑल्टरनेटिव ये शर्त रखा है कि हमको आप 6 सीट दे दीजिए 40 लोकसभा सीट में, इसके बाद आपको 1 सीट देना हो या पूरे 5 सीट देना हो चाचा जी को यानी पशुपति कुमार पारस को वो दे दीजिए। अमित शाह के सामने उन्होंने यही रखा है। तो अब बीजेपी के ऊपर निर्भर करेगा कि 6 सीट वो चिराग पासवान की पार्टी को तो देंगे ही, खुद तैयार हैं वो लोग, पशुपति कुमार पारस को वो रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। और इससे भी बड़ा सवाल कि अगर मोदी कैबिनेट में चिराग पासवान की एंट्री हो जा रही है, उनको मिनिस्ट्री दे दिया जा रहा है, तब पशुपति कुमार पारस का क्या रोल रहेगा? हालांकि देखिए पशुपति कुमार पारस अभी उतने मजबूत पोजीशन में नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा बार्गेन कर पाए, ना ही तो बीजेपी से कर पाएंगे और ना ही तो अब चिराग पासवान से तो वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लालू नीतीश के बीच भी बहुत अदावत रही है, लेकिन उनमें खून का संबंध नहीं रहा है। और असली दुश्मनी जो है ना वो खून के संबंध में ही दिखता है, ब्लड रिलेशन। एक कहावत है हम लोग के भोजपुरी में कि भाई नियन ही तो भाई नियन दुश्मन। मतलब भाई के जैसा, अगर आपका भाई आपके साथ हो लक्ष्मण के जैसा, तो आप लंका फतह कर सकते हैं, और अगर आपका भाई विभीषण की तरह हो तो लंका को आप जलवा सकते हैं। मतलब भाई से अच्छा मित्र और भाई से अच्छा दुश्मन इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। कारण क्या है? वो भाई आपको बचपन से देख रहा है, आपके हर एक बारीक कमजोरी को जानता है, आपके हर एक बारीक मजबूती को जानता है। तो भाई सहयोगी हो तो लंका फतह, भाई कमजोर हो, भाई अगर दुश्मन हो जाए तो लंका ध्वस्त हो जाता है। यही कारण है कि अब चिराग पासवान कभी भी अपने पिता रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस पर कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति में नहीं है। उनको पता है कि अगर ये फिर पार्टी में आएंगे तो फिर हमको भविष्य में डैमेज कर देंगे। उनको ना, देखिए चिराग पासवान को ना खतरा अभी तेजस्वी से है, ना नीतीश कुमार से है, और ना ही तो बीजेपी से है। वो अगर अकेले भी लड़ गए लोकसभा 40 सीट पर तो बहुत पार्टियों को डैमेज कर जाएंगे। हर लोकसभा सीट पर 25 से 30 हजार वोट कटवा देंगे तो किसी को नुकसान हो जाएगा। तो एनडीए यानी बीजेपी को अब यह तय करना है कि पशुपति कुमार पारस को वो 1 सीट देकर सेट करती है या उनको गठबंधन से बाहर करती है, उनको मंत्रिमंडल में रखती है या नहीं रखती है। लेकिन हिंदी दिवस के दिन 2 दिन पहले गुजरात का जो सभा हुआ है, गुजरात में जो हिंदी दिवस का कार्यक्रम हुआ है, उसके बाद घंटे भर के लिए चिराग पासवान से मीटिंग हुई है अमित शाह की, 2024 की रणनीति पर बात हुई है। चिराग पासवान ने हामी भी भर दी है, लेकिन पेच फंसा हुआ है पशुपति कुमार पारस के ऊपर। तो मुकेश सहनी को लेकर क्या बता रहे थे कि खबरें चल रही हैं, मुकेश सहनी को लेकर भी कुछ चल रहा है क्या बीजेपी में? देखिए मुकेश सहनी को जोड़ना है एनडीए से, और ये इनिशिएटिव मुकेश सहनी नहीं ले रहे हैं, खुले तौर पे बता रहा हूं, ये इनिशिएटिव बीजेपी ले रही है। कारण समझिए, जो एक अनुमानित जातिगत समीकरण है बिहार में कि 15% यहां सवर्ण वोटर हैं, वो तो बीजेपी के साथ हैं, 5 से 6% बनिया वोटर हैं, और बनिया वोटर भी बीजेपी के साथ हैं। सवर्ण और बनिया को अगर आप जोड़ दीजिए, ओबीसी में आते हैं बनिया, तो आप मान लीजिए ये करीब 20% के आसपास आंकड़ा जाता है। 5 से 6% अगर इसमें पासवान वोटर जुड़ जा रहे हैं तो कितना हुआ रत्नेश? 25 से 26%। लेकिन 10 से 11% जो सहनी वोटर हैं, मतलब जो मल्लाह हैं, जो केवट हैं, जो निषाद हैं, बहुत बड़ी आबादी है इनके पूरे बिहार में, और हर विधानसभा और लोकसभा को अफेक्ट करते हैं। वो अगर बीजेपी के साथ आज जुड़ जाए, पूरी तरीके से जुड़ जाए, तो आप समझ रहे हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। ये आंकड़ा चला जाएगा 35 से 36% के आसपास। इसके बाद फिर ओबीसी में और भी जातियां हैं, ईबीसी में कई जातियां हैं, लोहार हुआ, ठटेरा हुआ, बढ़ई हुआ, आज विश्वकर्मा पूजा भी है, उन्हीं का दिन है।
तो ये जातियां अगर जुड़ रही हैं बीजेपी के साथ, तो इनका कुल वोट प्रतिशत जो है वो करीब करीब 40% पार करेगा, और तभी बीजेपी वो स्थिति में रहेगी कि बिहार में एनडीए जो है वो 40 में 25 से 30 सीटें ला पाए। देखिए, अब 40 में 39 का कल्पना बीजेपी नहीं कर रही है, उसको भी पता है कि अगर लालू और नीतीश साथ चुनाव लड़े तो ये असंभव है कि वो 40 में 39 सीट आने से रहा, लेकिन 40 में कम से कम 25-26 सीट मेंटेन कर लें ताकि लोकसभा का रास्ता इनका क्लियर रहे। इसके लिए मुकेश सहनी को जोड़ना जरूरी है। और देखिए, मुकेश सहनी का आप एंगल समझिए। पिछला बार मुकेश सहनी को एनडीए में किसने शामिल कराया था? देवेंद्र फडणवीस ने कराया था। देवेंद्र फडणवीस उस समय सीएम थे और बिहार में वो प्रभारी थे बीजेपी की तरफ से, और उनके बहुत अच्छे संबंध रहे हैं मुकेश सहनी से। कारण क्या है? मुकेश सहनी ने अपना लंबा जो एक जीवन का काल है, समय है, वो महाराष्ट्र और मुंबई में गुजारा है। फिल्म का सेट बनवाते थे, सारी धन वहीं से कमाया उन्होंने। तो मुकेश सहनी का देवेंद्र फडणवीस से भी अच्छा टर्म्स है, और अभी विनोद तावड़े को भेजा गया है बिहार का प्रभारी बनाकर, महामंत्री भी रहे हैं पूर्व में बीजेपी के। तो विनोद तावड़े का भी अच्छा टर्म्स है मुकेश सहनी से। तो भले मुकेश सहनी इसके लिए इनिशिएटिव ले या ना ले, लेकिन बीजेपी के अंदर से ये खबर चल रही है, बिहार बीजेपी में भी ये खबर है और केंद्र में भी ये खबर है कि मुकेश सहनी को एनडीए का हिस्सा बनाओ। अब देखिए, इसका गणित समझिए। अगर मान लीजिए 6 सीट चिराग पासवान को बीजेपी दे दी, बचा इनके पास 34 सीट, 1 सीट अगर ये पशुपति कुमार पारस को दे भी देती है, हम मानकर चल रहे हैं 7 सीट हुआ, तो भी 3 सीट या 4 सीट अगर ये मुकेश सहनी को दे दे तो मुकेश सहनी आराम से चले आएंगे इनके पास। कारण समझिए, महागठबंधन जो है बिहार में, वहां 7 पार्टियां हैं। कांग्रेस अपना दावा ठोकेगी 7-8 सीटों पर, किसी भी कीमत पर 14-15 सीटों से कम पर लड़ेगी नहीं आरजेडी, और उतना ही सीट पर जेडीयू भी दावा ठोकेगी। तो 35-36 सीट तो तीन ही पार्टी में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। फिर मांझी जी कहां जाएंगे, वामदल कहां जाएगा, उसमें मुकेश सहनी का एग्जिस्टेंस है कहां? बहुत से बहुत अगर महागठबंधन में रहे मुकेश सहनी तो यही होगा कि 1 सीट इनको दे दिया जाएगा, कोई भी, वही सहरसा और सिमरी बख्तियारपुर वाला सीट जो है इनको दिया जाएगा कि आप वहां से लड़ लीजिए। लेकिन अगर एनडीए में ये आते हैं तो ये पक्के तौर पर है कि इनको कम से कम 3 और अधिक से अधिक इनको 4 सीट एनडीए दे सकता है। तो यही वो लालच होगा, यही वो प्रपोजल होगा जो अगर बीजेपी रखेगी मुकेश सहनी के सामने। और बीजेपी में बात कौन करेगा? तो देवेंद्र फडणवीस बात करेंगे। बीजेपी में बात कौन करेगा? तो विनोद तावड़े बात करेंगे मुकेश सहनी से, और तभी ये डील फाइनल होगा। और 2024 में देखिए, बीजेपी अलग थलग पड़ी हुई है बिहार में, कोई अभी उस पोजीशन में नहीं है कि वो बहुत बार्गेन भी कर पाए, इसलिए उसको कुछ ऑफर रखना होगा, उसको कुछ प्रपोजल रखना होगा। क्योंकि अगर ये 3 दल साथ आते हैं, लोजपा, रामविलास, बीजेपी और मुकेश सहनी, तभी यहां पर होगा कि बीजेपी कम से कम अपना सम्मान बचा पाएगी, मतलब 20-22 सीटों पर वो लड़ के जीत पाएगी। तो अगर बीजेपी अकेले लड़ी और चिराग को शामिल नहीं करा रही है, सहनी को शामिल नहीं करा रही है, तो बीजेपी के लिए 10 सीट, जो उसका ट्रेडिशनल सीट है मोतिहारी, बेतिया, पटना साहिब, यही जब सीट वो रिटेन कर पाएगी। इसके अलावा सभी सीटों पर उसकी हार तय हो जाएगी। तो एक तरफ चिराग पासवान से भी अमित शाह मिले हैं, दूसरी तरफ अब मुकेश सहनी से बहुत जल्द विनोद तावड़े का मुलाकात होने वाला है। मतलब ये दोनों को किसी तरीके से लेना है एनडीए गठबंधन में, तब बिहार में बीजेपी जो है वो मजबूत होगी और 2024 की तैयारी में बीजेपी लग गई है। इसके अलावा एक और खबर अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। 22, 23 और 24 सितंबर को, माफ कीजिएगा, जो अभी 3-4 दिन बाद राजगीर में लोजपा रामविलास का अधिवेशन होने जा रहा है, बैठक होने जा रही है 3 दिवसीय, 3 दिन के लिए, और वहां पर 2024 लोकसभा का शंखनाद हो जाएगा। और यह भी संभव है, हम दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन 22, 23 और 24 अगस्त को राजगीर में जो महाधिवेशन है लोजपा का, उसमें हो सकता है कि चिराग पासवान यह ऐलान कर दें कि हम अब एनडीए का हिस्सा हैं। हम दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये हो सकता है, क्योंकि बहुत, और उसी समय शंखनाद भी हो जाएगा 2024 लोकसभा को लेकर। ये खबर भी अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। तो देखिए, बड़ी खबर है, चिराग पासवान की एनडीए में वापसी को लेकर के अब मुहर लगती हुई नजर आ रही है। वहीं मुकेश सहनी को भी बीजेपी शामिल कराएगी खुद में। तमाम आंकड़े जो हैं हमारे सहयोगी उदित आर्यन जी ने दिया। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। हमारे पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए और आप जुड़े रहिए NBC 24 न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।